यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। कांवड़िया यात्रा चल रही है और कांवड़िया यात्रा को लेकर तरह तरह की वायलेंस की और दूसरी चीजों की खबरें हमारे बीच में आ रही हैं और बड़े पैमाने पर आ रही हैं। तो किस व्यक्ति ने ये कांवड़िया यात्रा शुरू की हम नहीं जानते। क्यों शुरू की, कैसे शुरू की हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज के दौर में कांवड़िया यात्रा एक धार्मिक राजनीतिक इवेंट है। और जब मैं कह रहा हूं कि कांवड़िया यात्रा धार्मिक राजनीतिक इवेंट है तो मैं इसे बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूं। ये सिर्फ धार्मिक इवेंट नहीं है। जिस तरह से धर्म के इवेंट्स के आयोजन पर राज्य सरकारें खुलकर पैसा खर्च कर रही हैं और उनके व्यवस्था पर पैसा खर्च 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 कर रही हैं, उससे ये इवेंट सिर्फ धार्मिक इवेंट नहीं रह जाते, बल्कि ये धार्मिक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लोग ये सोच रहे हो कि कांवड़िया यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, वो गलतफहमी की शिकार है। कांवड़िया यात्रा और उसका पूरा का पूरा प्रबंधन, जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं और बड़ा हाल। और दिल्ली तो भरी पड़ी है इस समय। दिल्ली में कोई रास्ता नहीं है जहां पर कि कांवड़िया यात्रा के यात्रियों के लिए टेंट न लगे हों और उनके लिए शानदार व्यवस्था न की गई हो। पचासों जगह ऐसी है जहां पर के मंच बनाए गए उनके एंटरटेनमेंट के लिए, तरह तरह के मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए। सो कांवड़िया यात्रा का पे जो इस तरह का जो खर्चा है, उसके प्रबंधन पर जो इस तरह का खर्चा है, ये खर्चा इस बात का सूचक है कि कांवड़िया यात्रा एक धार्मिक राजनीतिक इवेंट है। ये सिर्फ धार्मिक इवेंट नहीं है। दूसरी चीज जो कांवड़िया यात्रा से निकल रही है वो ये कि कांवड़िया यात्रा एक संगठित आयोजन है। ये स्वतः स्फूर्त आयोजन, धर्म के आयोजन स्वतः स्फूर्त आयोजन रहे हैं। एकादशी है, आपको व्रत रखना है, आपकी इच्छा है व्रत रखिए, आप इच्छा है मत रखिए, लेकिन कांवड़िया यात्रा के लिए जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से ट्रक मोबिलाइज किए जा रहे हैं, जिस तरह से दूसरे और व्हीकल मोबिलाइज किए जा रहे हैं और जिस तरह से लोग मोबिलाइज किए जा रहे हैं, बड़े स्केल पर जिस तरह से सरकारें और पार्टियां अपनी तरफ से टेंट लगाकर कांवड़िया यात्रियों के लिए व्यवस्था कर रही हैं, उससे एक चीज का अंदाजा लगता है कि कांवड़िया यात्रा के पीछे कोई संगठन है जो कि बड़े पैमाने पर काम करता है। संगठन नहीं होता तो कांवड़िया के हाथ में ये जो ध्वज है वो एक खास तरह का ध्वज कैसे उसके हाथ में होता। आप देखिए कांवड़िया यात्रियों की जो लॉरियां हैं जिन पर कि वो कांवड़िया बैठे हुए हैं, ट्रक हैं जिन पर कांवड़िया बैठे हुए हैं, उन पर बड़े पैमाने पर, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब आपको कांवड़िया यात्रा ही करनी थी तो फिर पैदल जाना चाहिए था। फिर ट्रक की और व्हीकल की और मोटरसाइकिल की और कार की, इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं थी। जब कांवड़िया यात्रा करनी थी तो कांवड़िया यात्रा के लिए बाकायदा तीर्थ के या धार्मिक इवेंट के जो तरीके हैं वे अपनाए जाने चाहिए। लेकिन कांवड़िया यात्रा में ये इवेंट के तरीके कम अपनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट के तरीके ज्यादा अपनाए जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल इवेंट का ही पहला लक्षण था कि यूपी सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया। सवाल यह है कि कांवड़िया यात्रा या किसी भी धार्मिक इवेंट के साथ राज्य कैसे व्यवहार करे, राजनीतिक दल कैसे व्यवहार करे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि 34 साल के लेफ्ट फ्रंट के शासन में कलकत्ते में और दूसरी जगहों पर सरकार ने कांवड़िया यात्रा के लिए
पैसे खर्च नहीं किए। इसे कहते हैं सेकुलर स्टेट। कम्युनिस्टों की हजार गलतियां रही हो, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा काम था कि कांवड़िया यात्रा जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, जो लोग जल चढ़ाने जाना चाहते हैं जाएं, और जो उनके लिए स्वयं सेवी संगठन उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, टेंट लगाना चाहते हैं, लगाएं। लेकिन राज्य इसमें कोई भूमिका अदा नहीं करेगा, राजनीतिक दल इसमें भूमिका अदा नहीं करेंगे। ये चीज 34 साल के लेफ्ट फ्रंट के शासन में मैंने खुद ऑब्जर्व की। लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन तमाम इलाकों में तो हालत यह है कि कांवड़िया यात्रा के लिए राज्य सरकारें खुलकर खर्चा कर रही हैं। जिला प्रशासन खुल के व्यवस्था कर रहा है, और जहां व्यवस्था कर रहा है तो जाहिर है पैसा खर्च हो रहा है। तो इस अर्थ में अगर देखें तो कांवड़िया यात्रा जो है वो एक सतह पर दिखने वाला स्वतः स्फूर्त कांवड़िया यात्रा है, लेकिन वो स्वतः स्फूर्त नहीं है, बल्कि वह संगठित कांवड़िया यात्रा है, जिसको कि व्यवस्थित ढंग से संगठित किया गया है। और ये जो व्यवस्थित ढंग से संगठित की गई कांवड़िया यात्रा है, इसका अपना एक जनाधार है, सामाजिक आधार है। इस सामाजिक आधार को हमें भूलना नहीं चाहिए, और उस सामाजिक आधार से इसकी कल्चर भी तय हो रही है। ये वह वर्ग है जो इस कांवड़िया यात्रा में शामिल हो रहा है, जो धर्म से बहिष्कृत वर्ग रहा है। हमारे यहाँ जो सोकॉल्ड धर्म के आयोजन है, बड़े आयोजन है, वो धर्म के बड़े आयोजनों में ये वर्ग, इसमें से जो लोग शामिल हो रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग शामिल नहीं होते। या हम ये कह सकते हैं कि कांवड़िया यात्रा में बड़े पैमाने पर जो भाग लेने वाले लोग हैं, अधिकतर लोग वे लोग हैं, उसमें मिडिल क्लास के लोग कम हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग कम हैं, उसमें अपर क्लास का कोई नहीं है। इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जिसे पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में लुम्पेन प्रोलेटेरिएट कहते हैं। तो कांवड़िया यात्रा जो है वो पूरी की पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वालों का एक तरह से धार्मिक राजनीतिक इवेंट है। उनके और बहुत सारे इवेंट हैं जिनकी चर्चा कभी मौका लगा तो करूंगा, लेकिन ये उनका इवेंट है। कांवड़िया यात्रा के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया होना चाहिए, उसकी बाकायदा प्रशासन को अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के कानून का ये कांवड़िया यात्रा के जो यात्री हैं वे पालन करें। प्रत्येक धार्मिक इवेंट जो जिस समुदाय के लोग करें, जैसे भी करें, संगठित ढंग से करें, स्पॉन्टेनियस करें, जैसे भी करें, धार्मिक इवेंट के प्रति और धर्म के प्रति सद्भाव का आचरण, सद्भाव का नजरिया होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से अनेक लोग ऐसे हैं जो धर्म के प्रति और धार्मिक सद्भाव के प्रति हॉस्टाइल हैं। उन्हें धर्म नाम का मतलब है नशा, अफीम। धर्म उनको लगता है अंधविश्वास, उसे खारिज करो। और इसके चलते वे इस तरह के इवेंट के प्रति एक नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। धर्म और धार्मिक इवेंट के प्रति नेगेटिव अप्रोच रख के आप जनता को शिक्षित नहीं कर सकते। धर्म और धार्मिक इवेंट के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखकर जनता को शिक्षित किया जा सकता है और धर्म साक्षर किया जा सकता है। मुश्किल यह है कि कांवड़िया यात्रा में जो लोग हैं, ये अधिकतर वे लोग हैं धर्म निरक्षर हैं। इन्हें कांवड़िया का अर्थ नहीं मालूम, इन्हें शंकर का भी अर्थ नहीं मालूम।
मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कांवड़िया यात्रा में शामिल होने वाले जो नौजवान हैं, उसमें बड़ी संख्या नौजवानों की है, जो कि अपने आप में दिलचस्प चीज है। इतने नौजवान आपको मंदिरों पर जाते हुए नहीं मिलेंगे। यहां तक कि शंकर के मंदिर पर दर्शन करने के लिए रेगुलर जाने वाले लोगों, इतने यंग लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन कांवड़िया यात्रा में है। हमारे यहां अनेक ऐतिहासिक मंदिर है मथुरा में, शंकर के। ज्यादातर मंदिरों में तो हालत यह है कि कोई दर्शन करने वाला ही नहीं होता। एक मंदिर है रंगेश्वर महादेव का जिस पर भीड़ होती है, लेकिन यंग लड़के मुश्किल से 10% होते हैं उसमें, 90% उसमें दूसरे लोग होते हैं, उम्रदराज लोग होते हैं या और कोई। लेकिन कांवड़िया यात्रा में आपको एक बड़ा क्राउड मिलेगा जिसकी उम्र जो है वो 30 साल 35 साल से नीचे है। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस यंग क्राउड को, जो कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाला क्राउड है, जो कि धार्मिक तौर पर निरक्षर है, सांस्कृतिक तौर पर निरक्षर है, उस क्राउड को कांवड़िया यात्रा के बहाने एकत्रित करके कांवड़िया यात्रा आयोजित की जाती है। मैं नहीं जानता कि लोग कितने जो कांवड़िया यात्रा में शामिल होते हैं, वे कितने लोग इस बात से अ, सचेत हैं कि कांवड़िया यात्रा जो लोग संगठित कर रहे हैं, वे लोग उनकी झुग्गी झोपड़ियों में अपराध भी संगठित कर रहे हैं। तो कांवड़िया यात्रा का जो ये जो फ्लो है, यंग फ्लो, उस यंग फ्लो को ऑर्गेनाइज, यानी धर्म, ये धार्मिक जो इवेंट है कांवड़िया यात्रा का, इस धार्मिक इवेंट के पीछे एक बड़े पैमाने पर, जिसे कहते हैं अवैध सत्ता केंद्र, वो अवैध सत्ता केंद्र बड़े पैमाने पर सक्रिय है और वो हर इलाके में सक्रिय है। ये वे लोग हैं जो कि तमाम किस्म की नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं। इनसे आपको ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि ये एक सभ्य सोसाइटी की तरह आचरण करें? क्योंकि उनको तो आपने स्पेस ही नहीं दिया। हमारे यहां जो जिन बस्तियों में ये लोग रहते हैं, कांवड़िया यात्रा में भाग लेने वाले जो यंग नौजवान हैं, वे बस्तियां सामान्य नागरिक सुविधाओं से वंचित बस्तियां हैं। जाहिर है कि उन बस्तियों में सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण भी है। तो कांवड़िया जो यात्री है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके उसके साउंड पोल्यूशन से आपको परेशानी हो रही है, उसके जाने से, उसकी यात्रा से आपके यहां गंदगी हो रही है या असुविधा हो रही है, इसमें उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उससे भी ज्यादा बदतर कंडीशन में रहता है। सो कांवड़िया यात्रा में भाग लेने वाले जो नौजवान हैं, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उनके इलाके जहां वो रहते हैं, उसे हम ध्यान में रखें। ये वे इलाके हैं जो कि डेन है क्राइम के। कांवड़िया यात्रा में वे लड़के भाग नहीं ले रहे जो 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके जो पढ़ने जाते हैं, या 3 लाख 4 लाख रुपए की फीस देके जो पढ़ने जाते हैं। कांवड़िया यात्रा में वे लड़के अधिकतर भाग ले रहे हैं जो कि शिक्षा से वंचित रहे हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से बाहर जिन्हें खबेल दिया गया है, वे कांवड़िया यात्रा के जरिए अपने को संस्कृति निष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और जाहिर है कि इस क्राउड को बड़े पैमाने पर जिस पार्टी ने कैच किया है, उसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, या हम ये कह सकते हैं लुम्पेन प्रोलेटेरिएट को जिसने सबसे ज्यादा अपने प्रभाव में लिया है, वह भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग कांवड़िया यात्रा में शामिल होने वालों की
धार्मिक शिक्षा का इंतजाम नहीं कर रहे, बल्कि उनकी धार्मिक निरक्षरता का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से सोचा जाना चाहिए, वो ये कि आ, ये जो कांवड़िया यात्रा में जो शामिल लोग हो रहे हैं, ये बेसिकली इनकी तो कोई गलती है नहीं, ये तो अपराधी नहीं है। इनका परवेश जिसमें ये रह रहे हैं, उस परवेश ने इनको बहुत सारी चीजों के लिए तैयार किया है। तो कांवड़िया यात्रियों को एक खास तरह का एक्सप्रेशन, सार्वजनिक एक्सप्रेशन मिलता है, इसलिए वो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, ये जो शोषित जो दमित वर्ग है, उसका एक तरह से आ, सांस्कृतिक विस्फोट है कांवड़िया यात्रा, और उसको वोट बैंक में ट्रांसलेट करने की बहुत ही बारीकी से कोशिश भी हो रही है। कहीं आम आदमी पार्टी कर रही है, कहीं बीजेपी कर रही है, कहीं और पार्टियां कर रही हैं। तो कांवड़िया यात्रा पर बात करते समय हमें यह चीज ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़िया यात्रा के कई डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन वह है कि ये जो कांवड़िया यात्रा में भाग लेने वाले जो यंग नौजवान हैं, ये सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर निरक्षर हैं और वंचित। ये जिन इलाकों में रहते हैं, उन इलाकों में कोई अच्छा मंदिर नहीं है। जिन बस्तियों में रहते हैं, उनमें कोई अच्छा मंदिर नहीं है। जो छोटे मोटे मंदिर हैं, वहां ये लोग कभी जाते नहीं है। मैं आप लोगों की नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसी बस्तियों में बाकायदा मैंने अनेक बार मैंने यात्राएं की हैं। मैं बार बार जाता हूं देखने के लिए। कांवड़िया यात्रियों के इलाके के शिव मंदिर, उजड़े हुए शिव मंदिर है, वहां वो रोज पूजा करने या दर्शन करने नहीं जाते, बस खाली दूर से जय बम भोले। तो कांवड़िया यात्रा का एक ये सांस्कृतिक पक्ष है, और ये एक ऐसा पक्ष है जिसको के कायदे से हमें समझने की जरूरत है। दूसरा पक्ष यह है कि महानगर में, खासतौर पर दिल्ली में, तो कांवड़िया यात्रियों का आना और उनके जरिए कोलाहल, शोर, उसका डिस्टरबेंस का आना, जिन इलाकों में कांवड़िया यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है, जहां टेंट लगाए गए हैं, वहां तो स्थिति सबसे बदतर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कितने स्तर तक लाउड स्पीकर की साउंड रहनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी है, दिल्ली में अमित शाह है, लेकिन दिल्ली में साउंड कंट्रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बताई गई गाइडलाइन का कांवड़िया यात्रियों के लिए ईमानदारी से, सख्ती से पालन नहीं होता। आज के मैं दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ रहा था, उसमें बाकायदा एक बड़ा लंबा फीचर है कि किस तरह से कांवड़िया यात्रियों की वजह से विभिन्न इलाकों में और उनके लिए लगाए गए टेंट की वजह से जो कोलाहल है लाउड स्पीकर का, जो साउंड है, वो इतनी भयानक साउंड है कि बूढ़ों का, बच्चों का, बीमार लोगों का चुपचाप सोना मुश्किल है, उनकी नींद हराम है। तो इस सुप्रीम कोर्ट की आंख के नीचे, बिल्कुल नाक के नीचे, प्रधानमंत्री के घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर साउंड के जरिए जब कानून तोड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे हस्तक्षेप करें और पुलिस से कहें कि साउंड बंद करो। हम समझ में नहीं आता कि इस यात्रा के लिए, अगर वो कांवड़िया यात्रा तीर्थ यात्रा है, तो उसके लिए साउंड की और लाउड स्पीकर के, डीजे के साउंड की क्या जरूरत है? डीजे का साउंड तो कहीं धार्मिक सिस्टम में आता नहीं है।
एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, कांवड़िया यात्रियों में जो लोग शामिल हैं, यंग लड़के, उनको मुश्किल से दो भजन भी अच्छे से नहीं आते। वो कहीं बैठे हैं, वो कहीं बैठ के जहां आराम कर रहे हैं, वहां वहां उनके लिए बाकायदा भजन संध्याएं आयोजित की जाए, और वो इस हिसाब से आयोजित की जाए कि आसपास साउंड पॉल्यूशन ना हो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा। कांवड़िया यात्री वास्तव रूप में सांस्कृतिक तौर पर अभावग्रस्त यात्री है। डीजे का साउंड उसके इस अभाव को ढकने की कोशिश करता है, इसलिए उसे डीजे बहुत पसंद है। जो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जितना वंचित है और अभावग्रस्त है, वह सबसे ज्यादा डीजे का और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है। यह एक जाना हुआ सत्य है। तो सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहते हुए लाउड स्पीकर के साउंड पर चुप क्यों है? पुलिस उन तमाम गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं करती जो गाड़ियां साउंड पोल्यूशन के जरिए। कल मैं दिल्ली में था, मेरे घर के सामने पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिस, उस ऑफिस के नीचे भयानक साउंड कई घंटे तक बजती रही, पुलिस के मुख्य इलाके में, एकदम ऑफिस के नीचे। पुलिस का एक कांस्टेबल नहीं आया कि वो जाके कहे कि साउंड बंद करो। वो कांवड़िया जो है वो डीजे के साथ बैठे हुए खाली, वो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। उन्हें ना भजन आते हैं, ना गीत आते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो खाली बैठे हुए और जोर से साउंड बज रहा है, इतना कान फोड़ने वाला साउंड है जो कि आप उसकी आवाज कम से कम एक एक फरलांग तक बहुत जोर से सुन सकते हैं। तो ये डीजे कल्चर कांवड़िया कल्चर में जो दाखिल हुई है, इसका एक बड़ा कारण है डीजे की जरूरत उन्हीं लोगों को है। वो डीजे पे जो डांस करते हैं वो लोग हैं जो सांस्कृतिक तौर पर निरक्षर हैं, जिन्हें कल्चर नहीं आती। डीजे कल्चर उनके लिए तैयार की गई, डीजे का स्पीकर उनके लिए तैयार किया गया जो लोग सांस्कृतिक तौर पर निरक्षर हैं। लाउड स्पीकर का जन्म उनके लिए हुआ जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हैं, जो सांस्कृतिक तौर पर वंचित हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मंदिरों पर होने वाले आयोजनों में लाउड स्पीकर का खूब इस्तेमाल होता है। लाउड स्पीकर या डीजे हमारी जो धर्म निरक्षरता है या सांस्कृतिक निरक्षरता है, उसका एक तरह से उसे छुपाने का काम करता है, और साथ साथ कानून तोड़ने का काम करता है। सो डीजे कल्चर में यह इनबिल्ट है कि वो कानून तोड़ेगा। आखिरी चीज कांवड़िया कल्चर के बारे में, वो ये कि कांवड़िया जो है, इसमें असली कांवड़िया कौन है और नकली कौन है, ये भी पहचान की जानी चाहिए। असली कांवड़िया वे हैं जो कि साइलेंटली अपनी यात्रा करते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। धार्मिक इवेंट की ब्यूटी है, उसका सौंदर्य तब दिखाई देता है जब वे किसी अन्य को डिस्टर्ब न करें। लेकिन ये जो नकली प्रायोजित कांवड़िया है, ये तो दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना, कोलाहल किए बिना, शोर किए बिना ये सड़क से गुजरता ही नहीं है। तो कांवड़िया में दो तरह के लोग हैं, एक है वे जो कि रियल हैं और एक है वे जो फेक हैं। और जाहिर है ये फेक, इसे डीजे चाहिए।
फेक कल्चर के पार्ट के तौर पर ये जो कांवड़िया की जो फेक कल्चर है, डीजे कल्चर, उसको वो पसंद करता है। उसको मंच चाहिए, उसको एक एंटरटेनमेंट चाहिए। जो नॉर्मल रियल कांवड़िया यात्री है, उसे न मंच चाहिए, न यात्रा के लिए कोई और चीज चाहिए। वो धीरे धीरे कष्ट उठा के अपनी पदयात्रा पूरी करता है, और वह जहां जैसी सुविधा देखता है वहां वैसा उपभोग करता है। अंत में ये कांवड़िया यात्रा जो है, ये पिछले 30 साल में खासतौर पर विकसित ज्यादा हुई है, क्योंकि इसने उस झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले वंचित को धर्म के नाम पर, धार्मिक इवेंट के नाम पर संगठित करने की जो धर्म उद्योग की कोशिश है, उसमें मदद की है। कांवड़िया कल्चर धार्मिक उद्योग का हिस्सा है। कांवड़िया कल्चर खाली सिर्फ धार्मिक इवेंट नहीं है। कांवड़िया कल्चर में इनबिल्ट मास कल्चर शामिल है। धार्मिक संस्कृति शामिल नहीं है इसमें। धार्मिक संस्कृति इस पर ऊपर चिपकी हुई है, खाली थेगड़ी की तरह। इसलिए कांवड़िया कल्चर पर बात करते समय इन पहलुओं पर हम लोग ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि कांवड़िया कल्चर का जो रूप अभी दिखाई दे रहा है, वह धार्मिक राजनीतिक संगठित रूप है। वह स्वतः स्फूर्त धार्मिक इवेंट नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।